नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमने 56 क्वेश्चन तक तो कर लिए थे। आज का जो पहला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में विचार कीजिए और ये चीज़ जो दो कथन दिए गए आपको बताना है इसमें कौन कौन कथन और कारण में से कौन कथन सही है, कारण गलत है। तो कथन कह रहा है कि आर्थिक विकास के लिए एक बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, जो आर्थिक विकास के लिए आपके बहुआयामी उपागम की जरूरत होती है। तो कथन बिल्कुल ठीक है। कारण कह रहा है कि वर्तमान में भारत सरकार मुख्यतः सूक्ष्म आर्थिक विषयों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। तो कारण गलत है। भारत सरकार आपके माइक्रो मैक्रो दोनों ही विषयों पर ध्यान केंद्रित कर रही है, ना कि सिर्फ आपके सूक्ष्म आर्थिक विषयों पर। इस वजह से कथन तो ठीक है, कारण गलत है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। किसी भी देश के आर्थिक विकास हेतु एक बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है, जिसमें समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। अतः पहला कथन ठीक है। वर्तमान भारत सरकार माइक्रो और मैक्रो आर्थिक विषयों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। वृहद आर्थिक विषयों में चालू खाते का घाटा, राजकोषीय घाटा, मुद्रास्फीति, राष्ट्रीय आय, बेरोजगारी दर, भुगतान संतुलन, निवेश में वृद्धि आदि आते हैं। सूक्ष्म आर्थिक विषयों में के अंतर्गत आपके फर्म, उद्योग, व्यक्ति आदि के उत्पादन, उपभोग, वितरण, निर्धारण आदि का अध्ययन किया जाता है। इस कारण गलत है। अगला सवाल कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा मार्च 2011 में प्रसारित आंकड़ों के अनुसार भारतीयों की प्रति व्यक्ति आय में वर्ष 2009-10 में 14.5% की वृद्धि हुई है। प्रति व्यक्ति आय क्या थी? तो 2011 के आंकड़ों के अनुसार देखें तो हमारी जो प्रति व्यक्ति आय थी आपकी 46,500 थी। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और ये जितने सारे इसमें ये आंकड़े दिए गए हैं, ये आपको कुछ भी याद नहीं रखना, क्योंकि इतना डाटा याद करना पॉसिबल नहीं है। और अगर इन डाटा को अगर याद करने की कोशिश करोगे तो जो आपका जो मेन डाटा है या जो जो काम की चीज़ है वो आपके दिमाग से स्किप हो जाएगी। इसलिए कोशिश करना कि डाटा को आपको अवॉइड करना है। भाई आपको जो लेटेस्ट आंकड़े हुए जैसे 2026 के आंकड़े आपको ध्यान रखना है कि 2025-26 में जो भारत की जो प्रति व्यक्ति आयु कितनी है। तो भारत में जो प्रति व्यक्ति आय 2024-25-26 में आपके 1,21,968 रुपये थी। और ये आपकी स्थिर कीमतों पर थी, और चालू कीमतों पर जो प्रति व्यक्ति आय थी हमारी, ये 2,19,575 रुपये थी। तो ध्यान रखना है, स्थिर कीमतों पर कम है और चालू कीमतों पर अधिक है। तो 1,21,000 और 2,19,000 के आसपास ध्यान रखना। अगला सवाल कह रहा है कि वर्ष 2013-14 में भारत में प्रचलित कीमतों को पर साधन लागत पर प्रति व्यक्ति विशुद्ध राष्ट्रीय आय कितनी थी? तो उस ये इसमें भी ये भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। 2014 में जो प्रचलित कीमतों पर जो प्रति व्यक्ति आय थी आपके 74,780 रुपये थी। तो 700 नहीं, 74,380 रुपये थी। तो ये भी आपको याद नहीं रखना, ये भी डाटा पुराना हो गया है। आपको बस जो 2025-26 का जो ध्यान रखना है कि 1,21,968 रुपये और 2,19,575 रुपये जो आपकी स्थिर कीमत और चालू कीमतों पर है। आपको ये डाटा इसमें से इतना याद रखना, बस बाकी सारी कोई चीज़ याद नहीं रखनी। फिर यहाँ पे ये आपके 1952 और 2015-16 की अवधि के बीच स्थिर कीमतों पर भारत में प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर सर्वाधिक रही है। तो ये जो वृद्धि दर सबसे ज़्यादा रही है 1951 से लेकर 2016 के बीच, तो 2007-8 में रही है। तो ये भी मेरे ख्याल से आपसे नहीं पूछेगा, हो सकता है तो ध्यान रख लेना। 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार देखें तो भारत में जो प्रति व्यक्ति आय में जो वृद्धि देखी जाती है स्थिर कीमतों पर, ये आपके 6.7% है। और चालू कीमतों पर देखें तो ये आपके 6.9% है। अगला सवाल कह रहा है कि 2010-11 में निम्न में से कौन सा भारत में प्रति व्यक्ति आय थी? तो 2011-12 की आपको प्रति व्यक्ति आय ध्यान नहीं रखना, आपको 2025-26 24-25 की याद रखना है। और 2025-26 की आपको पता है कि स्थिर कीमतों पर 1,21,968 रुपये हैं। और चालू कीमतों पर आपके 2,19,575 रुपये हैं। तो ये डाटा आपको याद रखना। फिर ये सवाल कह रहा है कि 1990-91 में प्रति व्यक्ति आय पूछ रही, तो ये भी आपके काम का नहीं है, ये भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। फिर कह रहे हैं बीते वर्ष में 90 के दशक में सकल राष्ट्रीय उत्पादन में अधिकतम वृद्धि किस वर्ष रही है? तो जो सबसे अधिक इन सालों में जो सबसे अधिक वृद्धि दर रही थी आपको 1999-2000 में रही थी। तो ये डाटा सारा कुछ भी आपको याद नहीं रखना कि किस साल कितनी वृद्धि हुई थी। बस इसमें से ये डाटा याद रख लेना कि
इसमें जो सबसे ज़्यादा वृद्धि आपको दिख रही है, ये आपकी 9.9 की वृद्धि दिखी है और ये आपके 2021-22 में दिख रही है। तो पूछ सकते हैं कि किस साल आपके सबसे अधिक वृद्धि रही है, तो ध्यान रखना आपके 2021-22 में। और फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा वृद्धि आपके यहाँ दिख रही है आपकी 1999-2000 में। तो अगर ये डाटा भी नहीं पूछेगा, आपसे पूछ सकता है, यहाँ से पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा वृद्धि दर किस जीएनपी में वृद्धि दर किस साल रही है। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस साल भारत में की सकल राष्ट्रीय आय और शुद्ध राष्ट्रीय आय में वार्षिक वृद्धि दर प्रचलित और स्थिर दोनों कीमतों में ऋणात्मक रही है। तो ये आपके 2020-21 में रही है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, तो ये आपकी चालू कीमतों पर, स्थिर कीमतों पर ये आपकी प्रतिशत दिया गया है। और अगर ये डाटा आप मेरे हिसाब से तो याद मत करना, अगर आपकी इतनी क्षमता है तो जरूर इसको याद कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से इतना डाटा याद करना पॉसिबल नहीं है। अगला सवाल कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने किस वर्ष सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की थी। तो भारत ने जो सबसे ज़्यादा समृद्धि दर प्राप्त की 3 सालों में 2006-07 में की थी। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। 2025-26 के आर्थिक समीक्षा के अनुसार देखें तो जो अभी जीएनपी की जो जीएनआई की जो वृद्धि दर देखी जाती है आपकी स्थिर कीमतों पर, तो आपके 7.3% है, और चालू कीमतों पर ये आपके 7.9% है। अच्छा, जो जो 7.3 है 2025-26 की, और जो ये है 7.9 है, ये आपकी क्या कह रहा है ये आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार स्थिर कीमतों पर 2025-26 में तथा वर्ष 2024-25 के लिए जीएनआई वृद्धि दर क्रमशः कितनी है। तो 2025-26 में तो आपकी 7.3 थी, और 2024-25 में आपकी 7.9% रही थी। ये आपकी स्थिर कीमतों पर यानी आधार वर्ष पर है। अगला सवाल कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में आपको बताना कि इसमें दो कथन दिए, कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि 5 वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि सतत दर से रूप से बढ़ रही है। तो पहला कथन गलत है। विगत 5 सालों से जो जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है, ये आपके सतत रूप से नहीं बढ़ रही है। इस वजह से पहला कथन गलत है। दूसरा कथन कह रहा है कि विगत 5 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर सतत रूप से बढ़ रही है। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। जो विगत 5 सालों से जो पर कैपिटल इनकम है लगातार बढ़ रही है, और जो सकल जीडीपी है लगातार नहीं बढ़ रही है। तो पहला कथन तो गलत है, दूसरा कथन ठीक है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और ये आपकी जीडीपी के आंकड़े दिए गए कि इस साल कितनी वृद्धि हुई है। ये देखो आपके जो जीएनआई में कितने परसेंट की वृद्धि, 7.3% की वृद्धि हुई है। जीबीए में आपकी 7.3 की परसेंट वृद्धि हुई है, और पर कैपिटल इनकम में आपके 6.3 की वृद्धि हुई है। और ये 2025-26 के आंकड़े हैं। पहला सवाल कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में आपके सामने दो कथन दिए गए और आपको बताना कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि पिछले दशक में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर लगातार बढ़ती बढ़ती रही है। तो पहला कथन गलत है। पिछले दशक से वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जो है, ये लगातार नहीं बढ़ रहा है, और ये कह रहा है कि बढ़ रहा है। तो इस वजह से पहला कथन तो ठीक है, पहला कथन गलत है। दूसरा कथन कह रहा है कि पिछले दशक में बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद लगातार बढ़ रहा है। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। जो नहीं, पहला कथन भी गलत है, दूसरा कथन भी गलत है। पिछले दशक में भी जो सकल घरेलू उत्पाद है, ये लगातार नहीं बढ़ रहा है, ये भी अप डाउन करता रहता है, ये कभी बढ़ता है कभी घटता है। तो पहला दूसरा दोनों ही कथन गलत है। तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। पिछले दशक यानी 2000 से 2010 के बीच आपके विश्लेषणों का अगर अध्ययन करें, तो इस दौरान आपकी सेवाओं और वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है, और सकल घरेलू उत्पाद भी बढ़ता रहा है, जबकि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि में उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति देखी गई है। अगला सवाल कह रहा है कि ये आपके आर्थिक सर्वेक्षण 2022-21 के बारे में पूछा गया, और आपको बताना है कि इसमें 2022 में वास्तविक विकास दर आईएमएफ के अनुमान
के आधार पर माना जाता है। तो ये भी मेरे हिसाब से आपसे नहीं पूछ सकता कि इसमें सही आंसर तो आपका डी है। इसमें 11% के आसपास इन्होंने अनुमान लगाया था, 11.5% का IMF ने, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, पर ये मुझे लगता है कि आपसे पूछेगा। जनवरी 2026 में IMF द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 में वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत के आर्थिक वृद्धि दर क्रमशः आपके 6.5% और 7.3% का अनुमानित किया गया है, जबकि वित्तीय वर्ष में आपके 2026 और 2027 के लिए आपके 6.4% पूर्वानुमानित है। तो ध्यान रखना, IMF के अनुसार जो हमारे जो आंकड़ों में जो वित्त वर्ष में 2024 के लिए तो आपका 6.5% है, 2025 का आपका 7.5% अनुमान आर्थिक वृद्धि देखी गई है। IMF के द्वारा लगाया गया अनुमान है। ये क्वेश्चन भी आपके काम का नहीं है, क्योंकि इसमें 1999 2005-6 के आंकड़े पूछे गए, ये भी आपका काम का नहीं है। 1998-99 में सकल घरेलू वृद्धि रही थी, तो ये भी मेरे हिसाब से आपके काम का आंकड़ा नहीं है, ना दोबारा आपसे पूछ सकता है। हमें सिर्फ 2025-26 जो 24-25 या 25-26 का आंकड़ा देखना है कि 2025-26 के अनुसार स्थिर कीमतों पर जो राष्ट्रीय आय के अनुमान, जो जीडीपी वृद्धि दर ये आपके 7.4% है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद 2012-13 में, ये भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। ये भी 2022 वर्ष 2013-14 में 7% वृद्धि रही थी। इसका क्या कारण था? तो इसका जो मुख्य कारण था, आपके कृषि संबंधित क्षेत्रों की उच्च वृद्धि दर रही थी, जिस कारण ये प्रतिशत इतना रहा था। वित्तीय वर्ष 2025-26 में पिछले दशकों की तुलना में जो है, दशक वृद्धि दर ये आपके पिछले दशक की तुलना 4.45% रही थी, और पशुपालन में आपके 7.1% रही थी। मत्स्य जलीय कृषि क्षेत्र में आपके 8.8% रही थी, और जबकि फसल क्षेत्र में आपके 3.5% दर्ज की गई थी। तो ये मेरे हिसाब से ये डाटा आपसे इतना याद करना पॉसिबल नहीं है। ये भी आपको 2008-9 2009-10 का ऋणात्मक वृद्धि किस क्षेत्र में देखी गई थी, तो ये भी मेरे हिसाब से नहीं पूछ सकता आपसे, क्योंकि जो ऋणात्मक वृद्धि देखी गई थी ये आपके खनन और उत्खनन में देखी गई थी। और 2025-26 में देखें तो ऋणात्मक वृद्धि आपके खनन और उत्खनन में ही देखी गई, बाकी सब प्लस में है, ये आपका माइनस में जा रहा है। ये भी कह रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में आकलन 2002-3 का सवाल पूछा गया, तो ये भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। राष्ट्रीय आय के अग्रिम अनुमान 2025-26 के अनुसार स्थिर कीमतों पर 2025-26 में यह भी 7.4% अनुमानित है। तो ये आंकड़े हमने पीछे देख ही लिए हैं, ये भी आपके काम का सवाल नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था 1997-98 वित्तीय वर्ष अवसाद में स्थिति में थी। तो कथन कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 1997-98 में वित्तीय वर्ष में अवसाद की स्थिति में थी। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। कारण कह रहा है कि निकट भूतकाल में सार्वजनिक निवेश की कमी आई। तो कारण भी बिल्कुल ठीक है, कथन भी ठीक है, लेकिन ये दूसरे की व्याख्या नहीं कर पा रहा है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि पिछले 15 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था ऊंची औसत सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि दर पहुंच गई है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। कारण कह रहा है कि सऊदी में बचत अनुपात में निरंतर वृद्धि हुई है। तो कारण भी ठीक है, इस समय जो बचत अनुपात में निरंतर ग्रोथ में वृद्धि हुई है, इस वजह से कथन भी ठीक है, कारण भी ठीक है, और ये आपके एक दूसरे की व्याख्या भी कर पा रहा है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। तो ये आंकड़े जो हैं आपके पुराने दिए गए, तो इसमें कोई डिस्कस करने की मतलब नहीं बैठता इसमें। अगला सवाल कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस राज्य की है? तो भारत में जो इन राज्यों में जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है ये आपकी महाराष्ट्र की है, ये आपके 2023 के हिसाब से। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। इनमें जो चालू कीमतों के आधार पर देखते तो सबसे बड़ी जो जीडीपी है ये आपके महाराष्ट्र की है, और उसके बाद आपके तमिलनाडु की है, उसके बाद आपके गुजरात की, उत्तर प्रदेश की, फिर गुजरात की है। अगला सवाल कह रहा है कि
वर्ष 1998-99 में प्रति व्यक्ति आय और वही यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। तो सबसे इसमें सबसे ज़्यादा जो उस समय आय थी आपके गुजरात की सबसे ज़्यादा थी, फिर आपके महाराष्ट्र की, फिर आपके नहीं गुजरात की नहीं थी पहले। सबसे ज़्यादा जो इनकम थी आपके पंजाब की थी, फिर आपके महाराष्ट्र की थी, फिर आपकी गुजरात की थी, फिर आपके उत्तर प्रदेश की थी। तो ये इसका डिसेंडिंग ऑर्डर है, इस वजह से जो भी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और वर्तमान समय में प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद देखें तो सबसे ज़्यादा इसमें आपका हम्म, गुजरात का है, फिर महाराष्ट्र का है, फिर आपका यूपी का है, यूपी का नहीं, फिर पंजाब का, फिर यूपी का है। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से उन राज्यों के प्रति व्यक्ति आय निवल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में अवरोही क्रम से सजाना है, यानी इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। तो इसमें जो ये डाटा दिया गया थोड़ा गलत है, इसलिए इसमें स्टार बना हुआ है। तो हम इसमें सबसे पहले देखते हैं कि प्रति व्यक्ति निवल राज्य के उत्पादन के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा जो है ये आपकी कर्नाटक की है, फिर आपकी तमिलनाडु, फिर प्रति व्यक्ति के हिसाब से देखो सबसे ज़्यादा कर्नाटक, फिर तमिलनाडु, फिर गुजरात, फिर महाराष्ट्र का नंबर है। वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति नवीनतम आय किस भारतीय राज्य की सबसे कम है? तो इनमें से जो पर कैपिटल इनकम जो सबसे कम है ये आपकी बिहार की है, इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। तो इनमें सबसे ज़्यादा जो सबसे कम जो प्रति व्यक्ति आई है बिहार की है, फिर आपकी यूपी, फिर उड़ीसा, फिर नागालैंड की। 2025-26 के अनुसार 2024 के संदर्भ में वर्तमान कीमतों में सभी भारतीय राज्यों में सबसे कम जो प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद है ये आपका बिहार का है, और जबकि सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद जो है ये आपका सिक्किम का है, और उसके बाद गोवा का स्थान आता है। किस राज्य में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय न्यूनतम आंकी गई है? तो ये आपकी बिहार की आंकी गई है। अगला सवाल कह रहा है कि मार्च 2011 में भारत सरकार द्वारा प्रसारित आंकड़ों के अनुसार किस राज्य संघ क्षेत्र में प्रति व्यक्ति आय 2009-10 के दौरान अधिकतम थी? तो ये जो समय जो सबसे अधिक थी आपकी गोवा की थी, इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। 2025-26 के आंकड़ों के हिसाब से देखें तो सर्वाधिक प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद वाला जो राज्य है ये आपका सिक्किम है, जबकि न्यूनतम प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद वाला राज्य आपका बिहार है, और इन ऑप्शन के हिसाब से गोवा था। अगला सवाल कह रहा है कि किस राज्य की औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो इन राज्यों में जो सबसे ज़्यादा जो औसत प्रति व्यक्ति आय है ये आपकी कर्नाटक की है, इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। 2025-26 के अनुसार 2023-24 के जो राज्यों के जो प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा आपकी कर्नाटक की है, फिर पश्चिम बंगाल, फिर हरियाणा, फिर गुजरात, फिर कर्नाटक की आती है, यानी इसमें जो कर्नाटक प्रति व्यक्ति शुद्ध घरेलू राज्य सर्वाधिक है। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में किसकी 2010-11 में सकल राज्य घरेलू उत्पादन वृद्धि सर्वाधिक रही थी? तो ये सबसे ज़्यादा जो 2010-11 में जो सकल राज्य घरेलू उत्पादन में जो वृद्धि रही थी ये आपकी बिहार की रही थी, इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। तो बिहार की आपकी 9.51% रही थी, छत्तीसगढ़ की 7.23% रही थी, बाकी तमिलनाडु इनकी इतनी रही थी। इतना डाटा याद नहीं रखना अपना पॉसिबल है ना, आपका काम का है। अगला सवाल कह रहा है कि भारत पिछले 10 वर्षों में आर्थिक विकास लगभग स्थिर रहा है। तो पहला कथन गलत है, स्थिर कैसे रह सकता है? खाद्यान्न का उत्पादन पिछले वर्षों से नहीं बढ़ा है, तो ये भी गलत है, ये पिछले वर्षों से भी बढ़ा है। तो इसमें भी स्टार बना हुआ है, तो इस क्वेश्चन में भी कुछ झोल है। अगला सवाल कह रहा है कि नीचे दिए गए आपको बताना है कि इसमें कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कथन कह रहा है कि यद्यपि 1947 के बाद की अवधि में भारत में राष्ट्रीय आय कई गुना बढ़ गई है, परंतु प्रति व्यक्ति आय स्तर में कोई सुदृढ़ सुधार नहीं हुआ है।
तो कथन बिल्कुल गलत है। ये ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे देश की इनकम तो बढ़ रही है लेकिन प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ रही है। हमारे आज़ादी के बाद हमारे राष्ट्रीय आय तो कई गुना बढ़ी है, और राष्ट्रीय आय आय के साथ साथ हमारी प्रति व्यक्ति आय में भी सुधार हुआ है। तो इस वजह से कथन तो गलत है। कारण कह रहा है कि भारत की जनता काफी बड़ा भाग अभी भी गरीबी रेखा से नीचे नीचे रह रहा है। तो कारण बिल्कुल ठीक है, भारत की जनता अभी भी बहुत बड़ी आबादी अभी भी गरीबी रेखा से नीचे है। तो कथन गलत है, कारण ठीक है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि भारत में ग्रामीण आय प्राय नगरीय आय से कम है। इसके लिए कारण कौन से जिम्मेदार है? तो ये आपको सबको पता है कि भारत में जो ग्रामीण आय है ये आपके शहरों की तुलना से बहुत कम है। और इसके लिए जो जिम्मेदार कारण है, ये सबसे प्रमुख कारण है कि जो हमारे किसान हैं इनकी संख्या, किसान बहुत बड़ी संख्या में है। और इनकी जो बहुत बड़ी संख्या ये निरक्षर यानी उनकी साक्षरता दर बहुत कम है। और वैज्ञानिक कृषि भी इनको नहीं करनी आती है, और ना ही इनके बारे में इनको जानकारी है। इस वजह से पहला कथन तो ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि विनिर्मित उत्पादों की तुलना में प्राथमिक उत्पादों का मूल्य कम होता है। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। जो मशीनों द्वारा जो उत्पादन किया जाता है, या यूं बोलें जो प्राथमिक उत्पादों की तुलना में जो द्वितीयक उत्पादक होता है यानी विनिर्मित उत्पाद होता है, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, प्राथमिक उत्पादक की वैल्यू बहुत कम होती है। और जो हमारे किसान है ये आपकी प्राथमिक उत्पादक से जुड़े हुए होते हैं। तो दूसरा इस वजह से भी हमारे जो किसानों की जो ग्रामीण आय है ये आपकी नगरीय की तुलना में कम है। तीसरा कथन कह रहा है कि उद्योग में निवेश की तुलना में कृषि में निवेश कम हुआ है। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। हमारे देश में उद्योगों में निवेश ज़्यादा किया गया, जबकि एग्रीकल्चर में बहुत कम इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो इस वजह से भी हमारे जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग हैं उनकी आय शहरों की तुलना में बहुत कम है। तो पहला दूसरा तीनों ही कथन जो है ये इसके लिए जिम्मेदार है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 69% जनसंख्या गांव में निवास करती है, और इनका जो मुख्य व्यवसाय आपका कृषि है। और इसके प्रभाव कृषि की उत्पन्न आय अपेक्षाकृत कम है। यही कारण है कि ग्रामीण आय नगरीय आय की अपेक्षा कम है। अगला सवाल कह रहा है कि पूंजी निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला कथन कह रहा है कि पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संस्थाओं की प्रभाविता पर निर्भर करती है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो पूंजी निर्माण की जो प्रक्रिया होती है आपकी बचतों और वित्तीय संस्थाओं की प्रभाविता पर निर्भर करती है। दूसरा कथन कह रहा है कि निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। इन्वेस्टमेंट करना पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है। जब तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तब तक आपका पूंजी का निर्माण कैसा, आपकी कैपिटल गेन कैसे होगी? तो दोनों ही कथन इसमें ठीक है। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। कैपिटल फॉर्मेशन शब्द का उपयोग किसी विशेष देश के लिए लेखांकन अवधि के दौरान शुद्ध पूंजी संचय का वर्णन करने के लिए किया जाता है। विश्व बैंक द्वारा शुद्ध बचत में परिवर्तन का आकलन करके पूंजी निर्माण को मापा जाता है। यदि घरेलू बचत यदि घरेलू बचत बढ़ रही है तो बचतकर्ता अतिरिक्त डॉलर का निवेश कर सकता है, और स्टॉक और बॉन्ड खरीद सकता है। यदि पारिवारिक बचतें अधिक हो रही है तो देश नकदी अधिशेष की रिपोर्ट कर सकता है, जो पूंजी पारिवारिक निर्माण के लिए सकारात्मक संकेत है। अगला सवाल कह रहा है कि भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी समृद्धि दर कम होने का कारण है। तो भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होने के बावजूद भी जो समृद्धि दर का जो कम होने का कारण है, यह हमारा ऊंचा पूंजी उत्पाद अनुपात है। यानी कैपिटल आउटपुट रेशो हमारा ज़्यादा है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। उत्पाद की एक उत्पाद की एक इकाई प्राप्त करने हेतु लगी पूंजी की मात्रा को पूंजी उत्पाद अनुपात कहते हैं, या कैपिटल आउटपुट रेशो कहते हैं। जिस देश में यह अनुपात जितना कम होगा वह देश उतना ही अधिक आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त कर सकेगा। अल्प विकसित और विकासशील देशों में पूंजी उत्पाद अनुपात काफी ऊंचा रहता है, जिसमें इन अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि नीचे बनी रहती है। भारत के विकास दर में अपेक्षित स्तर को न प्राप्त करने का एक प्रमुख कारण उच्च पूंजी अनुपात उच्च पूंजी उत्पादन अनुपात रहा है। हालांकि वर्तमान समय में यह कोरोना के अभाव को छोड़कर देखा जाए तो भारत में समृद्धि दर वृद्धि देखी जा सकती है। अगला सवाल कह रहा है कि उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी किस कारण पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि के परिणामित नहीं हो पाता है?
तो ये आपके उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात के वजह से हमारी उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होने के बावजूद हमारी जो पूंजी निर्माण है इसमें वृद्धि नहीं हो पा रही है, क्योंकि जो हमारा जो हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो है। पूंजी उत्पाद अनुपात किसी अर्थव्यवस्था में एक इकाई उत्पादन हेतु आवश्यक पूंजी की मात्रा को दर्शाता है। जब किसी अर्थव्यवस्था का पूंजी उत्पादन अनुपात अधिक होता है तो इसका मतलब है कि उत्पादन प्रक्रिया कम दक्ष है, अर्थात एक इकाई के उत्पादन हेतु अधिक पूंजी का इस्तेमाल किया जाता है या अधिक पूंजी लगाई जाती है। और इसके विपरीत जो निम्न पूंजी उत्पाद अनुपात उत्पाद प्रक्रिया को दक्षता को दर्शाता है, क्योंकि कम पूंजी के प्रयोग द्वारा ही एक इकाई उत्पादन की जा सकती है। यदि अर्थव्यवस्था में उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात हो तो अर्थव्यवस्था में अधिक बचत और अधिक निवेश से भी अत्यधिक उत्पादन प्राप्त नहीं हो पाता है, क्योंकि प्रत्येक इकाई के उत्पादन में अधिक पूंजी निवेश करना पड़ता है, अधिक निवेशित करना पड़ता है। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मुख्य अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से मुख्य कारणों में से भारत में प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर धीमी रही है। तो भारत में जो प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि की जो दर है, ये जो कम है, इस ये एक तो आपका उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात है। दूसरी, जनसंख्या वृद्धि दर भी उच्च है। पूंजी निर्माण की उच्च दर नहीं बल्कि निर्माण की निम्न दर है। और वित्तीय घाटे का ऊंचा स्तर, तो वित्तीय घाटे का निम्न स्तर है ना कि ऊंचा स्तर। तो पहला दूसरा तो ठीक है, तीसरा चौथा कथन गलत है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति आय में धीमी वृद्धि के दो प्रमुख कारण हैं। एक तो हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो है और दूसरा आपका जनसंख्या की ऊंची दर है। जीडीपी में वृद्धि के बावजूद भी जनसंख्या तीव्र वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति अनुपातिक रूप से तेजी से वृद्धि नहीं हो पाती है। अब पुनः पूंजी उत्पाद अनुपात ऊंचा होने के कारण प्रति व्यक्ति इकाई लागत बढ़ती है, फलस्वरूप जीडीपी की तीव्र वृद्धि नहीं हो पाती है। इसकी परिणति प्रति व्यक्ति आय में निम्न वृद्धि के रूप में होती है। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय के निम्न के उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय की निम्नता के कारणों में विचार कीजिए और आपको सामने चार कथन और आपको बताना है इसमें कौन कौन से कथन गए सही है। पहला कथन कह रहा है कि तेजी से बढ़ती जनसंख्या, तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो उत्तर प्रदेश की जो प्रति व्यक्ति आय कम होने का कारण है, इसमें सबसे बड़ा जो रीजन है ये आपकी वहां से तेजी से बढ़ती जनसंख्या है। दूसरा आपके दूसरा आपके जो साहसीपन का भी अभाव यहाँ पे देखने को मिलता है। और अधोसंरचनात्मक सुविधाएं भी यहाँ पे अपर्याप्त रूप से नहीं है या अपर्याप्त है, या कम ही या अधोसंरचना सुविधा की मात्रा कम है। तो इसमें ये तीन कारण है, लेकिन कृषि का आधुनिकीकरण से आपका उत्तर प्रदेश व्यक्ति के प्रति व्यक्ति आय से कोई संबंध नहीं है। तो इसमें इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश प्रति व्यक्ति आय निम्नता के प्रमुख कारण तेजी से बढ़ती जनसंख्या, साहसीपन का अभाव, अपर्याप्त अधोसंरचनात्मक सुविधाएं आदि है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स देश की आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि। तो एक्स देश की आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि एक्स पूंजी निर्माण होता है। यदि एक्स में पूंजी निर्माण होता है, अगर आप पूंजी का निर्माण होगा तो आपकी ग्रोथ रेट होगी। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अर्थशास्त्रियों ने पूंजी निर्माण को आर्थिक समृद्धि या इकोनॉमिक ग्रोथ हेतु सबसे महत्वपूर्ण कारक माना है। तत्कालिक योजना आयोग के अनुसार उच्च उत्पादकता और आय और रोजगार के बढ़ते हुए स्तर की वास्तविक पूंजी पूंजी निर्माण की बढ़ती हुई दर है। अगला सवाल कह रहा है कि भारत में निकट भविष्य में 8% या अधिक आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त करने में सर्वाधिक सहयोग किस तत्व से मिल सकता है। तो ये जो भारत में 8% की अगर वृद्धि करनी है तो इसमें हमें जो सभी जो रुके हुए काम है या रुके हुए प्रोजेक्ट है या रुके हुए प्रोजेक्टों को क्रियान्वयन किया जा सकता है, तब हमारे 8% की ग्रोथ रेट प्राप्त हो सकती है। इस वजह से सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। भारत में निकट भविष्य में 8% या अधिक वृद्धि के लिए सर्वाधिक सहयोग सभी अवरुद्ध या रुके हुए उत्पाद प्रोजेक्टों को क्रियान्वयन करके प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि अन्य कारक जैसे वस्तु सेवा कर को लागू करके, श्रम शक्ति कौशल का विकास करके, व्यापार की प्रक्रिया को सरल करके दीर्घकालिक में वृद्धि की जा सकती है। हालांकि ये राजस्थान आयोग के द्वारा, चलो तो आपकी काम की बात नहीं है।
अगला सवाल कह रहा है कि निम्न कारणों में से कौन सा कारण भारत में प्रति व्यक्ति वास्तविक आय पर कैपिटल इनकम धीमी बढ़त के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। तो इसमें आपके एक तो जनसंख्या में तेजी से बढ़त होना, ये भी हमारे जो प्रति व्यक्ति की जो वास्तविक आय जो पर कैपिटल इनकम की जो धीमी बढ़त है, ये जनसंख्या की तेजी से बढ़ने के कारण है। मूल्यों में भी भारी बढ़त है, इसकी वजह से भी हमारी पर कैपिटल इनकम नहीं बढ़ पा रही है। कृषि और औद्योगिक क्षेत्र के विकास में भी धीमी गति है, इस वजह से भी जो पर कैपिटल इनकम की जो धीमी बढ़त है। विदेशी विनिमय की अनुपलब्धता, तो ये इसका कोई इससे कोई सीधा ताल्लुकात नहीं है। इस वजह से जो पहला दूसरा तीसरा कथन ठीक है, चौथा कथन गलत है, इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अद्यतम आंकड़ों के अनुसार विदेशी विनिमय कोष के संदर्भ में भारत वैश्विक स्तर पर शीर्ष 5 देशों में शामिल है। विदेशी विनिमय उपलब्धता को छोड़कर सभी शेष कारक जो हैं, जनसंख्या, कीमतों में तेजी से वृद्धि, कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में विकास में धीमी प्रगति आदि भारतीय प्रति व्यक्ति की वास्तविक आय की धीमी वृद्धि के लिए मुख्य कारक उत्तरदायी है। अगला सवाल कह रहा है कि 2001-2010 में भारत में सकल घरेलू बचत की उच्चतम दर प्राप्त वर्ष हुई थी, तो ये भी आपके मतलब का सवाल नहीं है। अगला सवाल कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए घरेलू बचत की औसत दर वर्तमान में किस परास पर आंकलित की गई है। तो वर्तमान में जो ये आंकलित की गई है आपके 30 से 35% आंकलित की गई है, इस वजह से डी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। 2025-26 के अनुसार 2023 22-23 या 23-24 में सकल घरेलू बचत जो है ये आपकी जीडीपी के प्रतिशत के रूप में तो 30% दर्ज की गई है, जो 30 से 35% के परास में है। अगला सवाल कह रहा है कि 2012-13 में भारत की सकल घरेलू बचत की दर थी। तो 2012-13 में जो सकल घरेलू की जो बचत थी ये आपकी 22.3% प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद का था। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 2011-12 में भारत की सकल घरेलू बचत जो थी आपकी 33% से अधिक थी, यानी बोले कि 33.9% दर्ज की गई थी, जबकि 2013-14 में या 12-13-14 में जो थी आपकी 30.1% थी। और 2025-26 के अनुसार देखें तो ये आपकी जो बचत दर है, सकल घरेलू बचत दर है, ये आपकी 30.7% है। वर्तमान में भारत की बचत अनुपात कितना है। तो 2006-07 के अनुसार जो वर्तमान में जो बचत अनुपात है ये आपके 30 से 32% के बीच था। और वर्तमान में कितना है तो ये भी ध्यान रखना। 2025-26 के अनुसार 2024 सकल घरेलू बचत 30.7% है, जिसमें घरेलू बचत जो है आपका 18% है, जबकि निजी निगम क्षेत्र में आपका 10% के आसपास है और सार्वजनिक क्षेत्र की बचत आपके 2% के आसपास है। तो ये आंकड़े थोड़े बहुत याद रख लेना अगर रह सके तो। अगला सवाल कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र बचत में सर्वाधिक योगदान करता है। तो भारत में जो सबसे ज़्यादा जो किया जाती है आपके घरेलू क्षेत्र में की जाती है, हमारे वहाँ माता बहन बेटियों की तरह खूब बचत की जाती है, इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। 2025-26 के अनुसार सकल बचत में सर्वाधिक योगदान जो है ये आपके घरेलू क्षेत्र का है। और 2025-26 के अनुसार जो सकल घरेलू बचत की सर्वाधिक हिस्सेदारी थी आपके घरेलू क्षेत्र की थी, और ये आपके 18% थी, 18.1%। और उसके बाद जो सबसे दूसरे नंबर की जो बचत थी आपके निजी निगम क्षेत्र में थी आपके 10.7%। और सार्वजनिक क्षेत्र में जो बचत थी आपकी 2% के आसपास थी। अगला सवाल कह रहा है कि भारत में बचत की भागीदारी के संदर्भ में पिछले 4 वर्षों के आधार आधार पर कौन सा कथन सही है। कह रहा है घरेलू क्षेत्र वित्तीय एसेट की भागीदारी बढ़ी है, तो पहला कथन गलत है। लेकिन जो कॉर्पोरेट क्षेत्र में की जो बचत है ये भागीदारी लगातार बढ़ रही है। कॉर्पोरेट क्षेत्र की बचत में भागीदारी बढ़ी है, तो इसमें जो सी ऑप्शन दिया गया ये 4 दशकों की तुलना में ये सही ऑप्शन गया है। वर्तमान बाजार कीमतों पर जीडीपी के प्रतिशत के रूप में तो देखें तो बचत दर जो देखें तो सार्वजनिक क्षेत्र घरेलू क्षेत्र में आपके 18% के आसपास है। निजी निगम क्षेत्र में आपके 10.7% है। और सार्वजनिक क्षेत्र में देखें तो आपके 2% है। और कुल बचत देखें तो आप वर्तमान में बाजार के हिसाब से 30.7% है। तो ये आंकड़े आप ध्यान रख लेना। ये
अगर रह सके तो। घरेलू का तो याद ही रख लेना, और दूसरे नंबर का निजी क्षेत्र निगम का भी ध्यान रख लेना। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक का भारत में सकल घरेलू बचत का सर्वाधिक हिस्सा है। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो घरेलू बचत का सबसे ज़्यादा हिस्सा है आपके भौतिक परिसंपत्तियों का है। इस वजह से जो सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। 2025 में आरबीआई के जारी आंकड़ों के अनुसार, आरबीआई द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान कीमतों में 2023-24 में सकल घरेलू बचतों की हिस्सेदारी क्रमशः इस प्रकार है। सबसे ज़्यादा आपके भौतिक परिसंपत्तियों की बचत से है, फिर आपका सकल वित्तीय बचत, फिर आपका क्रमिक कम वित्तीय वित्तीय देनदारियाँ, फिर स्वर्ण रजत आभूषणों के रूप में बचत की जाती है। यानी सबसे ज़्यादा जो बचत की गई है आपके भौतिक परिसंपत्तियों की बचत की गई थी, फिर आपके सकल वित्तीय बचत, फिर आपके कम वित्तीय देनदारियाँ, फिर आपके स्वर्ण रजत यानी आभूषणों की बचत, फिर घरेलू क्षेत्र। और इस चैप्टर का जो अंतिम सवाल कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित 4 क्षेत्रों में बचत का उदय होता है। तो वो क्षेत्र कौन कौन से दिए गए उपयोग करते उपयुक्त क्षेत्र का योगदान का सही और वही क्रम इंगित कीजिए। तो भारत में जो सबसे ज़्यादा जो बचत होती है आपकी घरों में होती है। फिर उसके बाद हमने देखा कि निजी निगम क्षेत्र में, उसके बाद इसमें इसमें 18% के आसपास, इसमें 10% के आसपास थी। सार्वजनिक क्षेत्र के पास आपके 2% के आसपास थी, फिर आपकी गवर्नमेंट के पास बचत होती है। यानी सबसे ज़्यादा बचत आपके घरों में होती है, फिर आपके निजी निगम क्षेत्र में, फिर आपके सार्वजनिक निगम या अन्य लोक उपक्रम में, फिर आपकी गवर्नमेंट के द्वारा बचत की जाती है। तो ये इसका और वही क्रम था। तो इस वजह से जो अगर इसको सजाने की कोशिश तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। और ये देखिएगा इसमें जो सबसे ज़्यादा जो बचत है ये आपकी घरेलू बचत है, फिर आपकी निजी क्षेत्र की बचत होगी। सबसे ज़्यादा ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा घरेलू क्षेत्र की, फिर आपकी सबसे कम आपकी सरकार की तो माइनस में ही जा रही है। तो ये आपके दूसरे चैप्टर था। और इससे आगे हम जो घटना चक्र का जो तीसरा अध्याय है इसको देखने की कोशिश करेंगे।